हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। हम लोगों की जो कल की क्लास हुई थी वो हम लोगों ने यार्न के बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ यार्न, ये होता क्या है, यानी यार्न जो होते हैं, धागे होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन कल किसी कारणवश क्या हुआ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से हमने जो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन तैयार किए थे वो क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाया था। तो पहले आज स्टार्ट तो वहीं से होगा। पहले वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लूम ना, करघा, कि जिस पर हम लोग क्या करते हैं, धागे को सेट करते हैं। करघे के पार्ट को पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आप कह सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है करघा। लेकिन हम लोगों ने कल का क्या पढ़ा था, धागा पढ़ा था ना, यानी यार्न पढ़ा था। अब ये बताइए, जो हम लोगों ने कल धागा पढ़ा था, ये दो प्रकार का पढ़ा था। उसमें पहला क्या है, सिंपल यार्न है ना, सिंपल यार्न पढ़ा था। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे नॉवेल्टी बोलते हैं, नूतन बोलते हैं, फैंसी बोलते हैं, विशिष्ट बोलते हैं। सिंपल यार्न की बात की जाए तो इसे साधारण या इकहरा धागा बोलते हैं। इसकी बात की गई थी तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से, एक क्या होता है सिंगल यार्न, फिर डबल यार्न, फिर क्या मल्टीपल यार्न यानी मल्टी यार्न, और उसके बाद क्या होता है कि केबल कार्ड होता है। सिंगल यार्न में क्या होता है, एक धागा होता है, सिर्फ एक रेशा होता है, एक रेशे से बनाया जाता है, और ये क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। और बात करेंगे क्या है कि डबल यार्न की, एक सिंगल मिलाकर, अब जैसे यही है कि इसमें क्या है कि ये देखिए, ये क्या है, सिर्फ एक सिंगल है ना, तो एक सिंगल मिलाकर डबल बनाया गया था। और तीसरा क्या है कि मल्टी यार्न। तो तीसरा मल्टी यार्न क्या होता है, इसमें कई जो होते हैं, कई रेशे को जोड़कर बनाया जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, केबल कार्ड, कई रेशे को मिलाकर क्या किया जाता है कि उनको कई रेशे से क्या होता है कि मल्टी यार्न क्या बनाया जाता है, केबल कार्ड, यानी जो रस्सी आप देखते हैं वो होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो ये किसके, सिंपल यार्न के हो गए। बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स यार्न के, तो देखिए एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक बार आज से रिवाइज हो जाए कि क्या है कि कॉम्प्लेक्स यार्न। तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स यार्न में, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसके लिए 3 धागे का होना जरूरी है। हम लोगों ने वो 3 धागे कौन से देखे थे, एक हम लोगों ने देखा था कि एक क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए ना, एक धागा बेस के लिए होना चाहिए। दूसरा जिस पर क्या करना है, जिस पर सारी जो डिज़ाइन वगैरह हम लोग करेंगे तो वो बेस पर ही करेंगे। दूसरी जो होनी चाहिए वो किसके लिए होनी चाहिए, इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए होनी चाहिए ना, दूसरी डिज़ाइन बनाने के लिए दूसरा धागा होना चाहिए। जो तीसरे धागे की बात करते हैं, वो तीसरा धागा जो होना चाहिए वो बंधक बनाने के लिए होना चाहिए। यानी जगह जगह जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं, जो आप इस तरीके से उसको लपेट रहे हैं, जो भी डिज़ाइन करेंगे, तो तीसरे को बांधने के लिए जगह जगह उसको बंधक बनाने के लिए होना चाहिए। अगर आप उसको नहीं बांध के रखेंगे तो जो है वो जो बेस होगा और डिज़ाइन होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी क्या होगा, खुल जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि हम कभी भी जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि इसके लिए जब भी करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि 2 प्रकार के धागे की ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स में ना। तो इसके लिए 3 धागे का होना ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे क्या कि ये कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके। तो पहला क्या होता है, स्लब यार्न। स्लब यार्न में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लब यार्न में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पर ऐंठन होती है और कहीं कहीं पर ऐंठन नहीं, कहीं बिल्कुल भी ऐंठन नहीं होगी। तो ये क्या होता है, ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर कोई ऐंठन नहीं है, फिर कहीं कहीं ऐंठन होगी, फिर ये बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर ऐंठन नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, स्लब यार्न बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर, दूसरा क्या था, फ्लेक यार्न। फ्लेक यार्न क्या था कि फ्लेक यार्न था कि इसमें या तो ये पूरा बटा हुआ होगा, नहीं, यानी क्या हुआ कि या तो ये पूरा इस तरीके से बटा हुआ होगा, या तो पूरे में ऐंठन होगा, या तो बिल्कुल ये क्या होगा, प्लेन होगा, इसमें किसी प्रकार की बटाई, किसी प्रकार की ऐंठन नहीं दी हुई होगी। तो ये बात करते हैं फ्लेक यार्न की। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पर कौन यार्न था, रेटिने। रेटिने की सबसे बड़ी हमने विशेषता क्या बताई थी कि इसमें जगह जगह पर क्या होता है कि इस धागे में जगह जगह पर लूप छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो लूप होगा ना, ये जो इसमें फंदे होंगे, ये बिल्कुल क्या होते हैं, समान आकार में छोड़े जाएंगे, कि जो इसमें फंदे छोड़े जाएंगे
जाएंगे ये बिल्कुल क्या होते हैं कि समान आकार, इनके आकार जो होते हैं समान होते हैं। अब यहीं पर हम लोगों ने, और ये हम क्यों बता रहे हैं कि ये बिल्कुल समान आकार में छोड़ जाएंगे, अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि जो लूप कर्ल बाउकल होगा, लूप कर्ल बाउकल जो यार्न होगा इसी का पार्ट है, उसमें क्या होगा कि इसमें भी फंदे छोड़े जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, असमान होते हैं ना, असमान होते हैं वो फंदे, क्या होंगे, असमान रूप से होंगे। तो ये क्या हो गया, लूप कर्ल बाउकल। और एक क्या था कि स्पॉट नॉट गांठ होता है, वो भी क्या था कि उसमें जगह जगह पर क्या होती है, उसमें गांठ होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, स्पाइरल यार्न। स्पाइरल यार्न में क्या होता है, दो प्रकार के इस तरीके से धागे होते हैं, और एक में क्या होता है, एक में इस तरीके से उसको मोड़ने के लिए, आप स्पाइरल वाली कापी देखे होंगे तो इसमें क्या कर दिया जाता है, एक धागा सामान्य बिना ऐंठने वाला होता है और दूसरा धागा क्या होता है कि ऐंठने के लिए होता है। तो ये क्या हो गया, तो मतलब इसी तरीके से हम लोगों ने काफ़ी प्रकार इसके पढ़े हुए थे ना। तो ये कॉम्प्लेक्स यार्न के ये सब प्रकार हो गए। अब हम लोग चलते हैं इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लूम पढ़ेंगे, यानी करघा ना, जो करघे पर जो वीविंग की जाती है वो कैसे की जाती है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या है, यार्न उत्पादन में फाइबर को मिश्रित करने का उद्देश्य क्या है। यार्न उत्पादन में फाइबर को मिश्रित करने का उद्देश्य क्या है। यार्न उत्पादन में फाइबर को मिश्रित करने का उद्देश्य क्या है। पहला है डाई अवशोषण को बढ़ाना। पहला क्या है, डाई अवशोषण को बढ़ाना। सेकंड नंबर पर क्या है कि विभिन्न फाइबर के गुणों को मिलाना, विभिन्न फाइबर के गुणों को मिलाना। बात करते हैं तीसरे नंबर पर क्या है कि रंग की एकरूपता में सुधार लाना, रंग की एकरूपता में सुधार लाना। चौथे नंबर की बात करेंगे तो जो चौथा नंबर है वो क्या है कि उत्पादन लागत को कम करना, उत्पादन लागत को कम करना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि पॉलिएस्टर कॉटन मिश्रित यार्न का मुख्य लाभ क्या है। पॉलिएस्टर कॉटन मिश्रित यार्न का मुख्य लाभ क्या है। पॉलिएस्टर कॉटन मिश्रित यार्न का मुख्य लाभ क्या है, तो इसमें क्या है, उच्च चमक, सिकुड़न प्रतिरोध। पहला उच्च चमक, दूसरे नंबर पर सिकुड़न प्रतिरोध, उच्च चमक, सिकुड़न प्रतिरोध, और उसके बाद क्या है कि और सांस लेने की क्षमता। ना। और उसके बाद तीसरा है बेहतर लोच, कम उत्पाद लागत। और चौथे नंबर पर है बेहतर लोच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर पर देखते हैं कि इसमें तीसरे नंबर पर है कोर्न, यानी स्पर्न यार्न में आमतौर पर निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। कोर यानी क्या होता है कि स्पर्न यार्न में आमतौर पर
निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि स्टेपल फाइबर से लिपटा हुआ फिलामेंट कोर। स्टेपल फाइबर से लिपटा हुआ फिलामेंट कोर। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि फिलामेंट फाइबर से लिपटा हुआ स्टेपल कोर। फिलामेंट फाइबर से लिपटा हुआ स्टेपल कोर। तीसरे नंबर पर क्या है देखते हैं कि ब्लेंडेड यार्न कोर। ब्लेंडेड यार्न कोर, नॉवेल्टी यार्न कोर। नॉवेल्टी यार्न कोर। उसके बाद ये अब नेक्स्ट क्या है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है कि मैलेंज यार्न क्या है। क्या है कि मैलेंज यार्न क्या है। यार्न क्या है। पहला क्या है, एक ही रेशे से बना यार्न। एक ही रेशे से बना यार्न। दूसरा है अलग अलग रेशे, अलग अलग रेशों से क्या है कि अलग अलग रेशों से बना यार्न। यार्न। उसके बाद बिना मोड़ वाला यार्न। बिना मोड़ वाला यार्न। उसके बाद चौथे नंबर पर है क्या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यार्न। किए जाने वाला यार्न। चलिए बात करते हैं पहला क्या है। पहला क्वेश्चन जो है ये देखिए कि यार्न उत्पादन में फाइबर को मिश्रित करने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या है, डाई अवशोषण को बढ़ाना। यार्न उत्पादन में क्या है कि फाइबर को, जो फाइबर यार्न उत्पादन में फाइबर को मिश्रित किया जाता है, मिश्रित करने का उद्देश्य क्या है। तो मतलब कई प्रकार के जो धागे मिश्रित करके क्या होते हैं कि बनाए जाते हैं। कई प्रकार के रेशे वो जो मिश्रित करके क्या किए जाते हैं, यार्न बनाए जाते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये बनाया जाता है। डाई अवशोषण को बढ़ाना, कि वो डाई को अवशोषित कर सके, उसके अवशोषण को बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। विभिन्न फाइबर के गुणों को मिलाना ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, विभिन्न फाइबर के गुणों को मिलाना। तीसरा ऑप्शन क्या है, रंग की एकरूपता में सुधार लाना। चौथा क्या है, उत्पादन लागत को कम करना। तो इसमें क्या हो गया, आप सोचिए कि इसमें क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइबर यानी रेशे, कई प्रकार के रेशे को जब हम मिलाकर एक धागा बनाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न फाइबर के गुणों को, सारे रेशे के जो गुण होते हैं वो उसको मिलाया जा सके। तो विभिन्न फाइबर के गुणों को मिलाना, ये क्या हो गया कि यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पॉलिएस्टर कॉटन मिश्रित यार्न का मुख्य लाभ क्या है। पॉलिएस्टर कॉटन मिश्रित यार्न का मुख्य लाभ क्या है। पहला क्या है, उच्च चमक। दूसरा क्या है, सिकन प्रतिरोध और सांस लेने की क्षमता। और उसके बाद तीसरा क्या है, बेहतर लोच। चौथा क्या है, कम उत्पादन लागत। तो इसमें क्या हो गया, पॉलिएस्टर कॉटन की बात की जा रही है ना। तो पॉलिएस्टर कॉटन इसमें क्या है कि उच्च चमक, सिकन प्रतिरोध और सांस लेने की क्षमता। तो पॉलिएस्टर कॉटन के बारे में ये क्या होता है, सिकन प्रतिरोध और सांस लेने की क्षमता होती है। पॉलिएस्टर जो होता है ये क्या करता है कि इसमें सिकन वगैरह नहीं पड़ती है, झुर्रियों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ना। और जबकि कपास जो होता है ये दोनों की ताकत मिलाकर क्या होता है कि ये दोनों को मिला दिया जाता है। तो मतलब
जब क्या किया जाएगा, किसका किसका क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पॉलिएस्टर की बात की गई है और कॉटन की बात की गई है ना। तो जब दोनों की मतलब क्या होगा कि जब दोनों की, कपास की और पॉलिएस्टर की, दोनों की ताकत को मिला दिया जाएगा तो सांस लेने की क्षमता जो होती है इससे सुनिश्चित की जाती है। तो ये क्या हो गया, ये पॉलिएस्टर कॉटन, यानी ये दो प्रकार के फाइबर हैं, एक पॉलिएस्टर है, दूसरा क्या है, कॉटन है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कोर स्पर्म यार्न ना में आमतौर पर निम्नलिखित चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा, पहला है स्टेपल फाइबर से लिपटा हुआ फिलामेंट, और दूसरा है क्या कि फिलामेंट फाइबर से लिपटा हुआ स्टेपल, और तीसरा है ब्लेंडेड यार्न कोर, चौथा है नॉवेल्टी यार्न कोर। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि उसको मेज़र करने के लिए जो लंबे रेसे होते हैं उसको किस में मेज़र किया जाता है, वो फिलामेंट में, और जो छोटे रेसे होते हैं उसको किस में मेज़र करते हैं, वो स्टेपल में करते हैं, और जो लंबे रेसे होते हैं उसमें किस में, उसको क्या करते हैं, मीटर में, मतलब मीटर में उसको मेज़र करते हैं। और स्टेपल की बात आती है तो इसको इंच या सेंटीमीटर में करते हैं ना। तो ये क्या हो गया कि इसमें आंसर क्या होगा, कोर स्पर्म यार्न ना आमतौर पर। तो ये देखिए इसमें आंसर होगा कि स्टेपल फाइबर से लिपटा हुआ फिलामेंट, यहाँ पर जो है ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेपल फाइबर से कोर स्पर्म यार्न में क्या होती है कि इसके लिए हम देखेंगे कोर स्पर्म यार्न होता क्या है ना। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं जो कोर स्पर्म यार्न होता है वो कोर स्पर्म यार्न में किसके लिए, मजबूती के लिए क्या होता है, कोर स्पर्म यार्न में मजबूती के लिए एक फिलामेंट कोर होता है जो अतिरिक्त बनावट और कोमलता के लिए क्या होता है, कोर स्पर्म यार्न में मजबूती के लिए क्या होता है, मजबूती के लिए एक मजबूत फिलामेंट कोर होता है, एक मजबूत फिलामेंट कोर स्पर्म यार्न में मजबूती के लिए एक मजबूत फिलामेंट कोर होता है जो अतिरिक्त बनावट और कोमलता के लिए बनावट और किसके लिए, और कोमलता के लिए स्टेपल फाइबर के साथ लिपटा होता है। तो ये क्या हो गया, ये कोर स्पर्म यार्न, यानी इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे मैलेंज यार्न की। मैलेंज यार्न जो होता है ये क्या होता है ना, तो इसमें क्या है कि ये देख सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, एक ही रेशे से बना यार्न, दूसरा है अलग अलग रेशे से बना यार्न, बिना मोड़ वाला यार्न, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए यार्न। तो यहाँ पर चौथे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलग अलग रेशों से बना यार्न क्या कहलाता है, मैलेंज यार्न कहलाता है। ये देखिए इससे क्या होता है, इससे कपड़ों को क्या किया जाता है, जब अलग अलग रेशे से हम मतलब मिलाकर कोई मतलब धागा बनाएंगे तो इससे कपड़ों पर क्या किया जाएगा, जिससे कपड़ों पर मल्टी कलर का जो प्रभाव इस पर दिया जाएगा ना। आप देखते भी होंगे कपड़ों पर क्या किया जाता है, कभी आप कोई मतलब चादर वगैरह देखिए तो उसमें क्या है कि अलग अलग कलर के धागे से वो बस मतलब डिजाइन की हुई होती है ना, कोई प्रिंट वगैरह नहीं, बस अलग अलग कलर के धागे का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग कपड़ों पर अलग अलग प्रभाव देने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग रेशों से बनाया जाता है यार्न को, यानी धागे को। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रित धागों का मुख्य नुकसान क्या है, मिश्रित धागों का मुख्य नुकसान
क्या है। तो मिश्रित धागों का मुख्य नुकसान क्या है, इसमें देखेंगे। पहला है उच्च लागत, दूसरा है खराब रंगाई, तीसरे नंबर पर क्या है, उच्च लागत, खराब रंगाई, मुश्किल पुनर्चक्रण, मुश्किल क्या है, मुश्किल पुनर्चक्रण, कमजोर तथा शक्ति ना। तो ये क्या है कि मिश्रित धागों का मुख्य नुकसान क्या है। जब आप कई प्रकार के मतलब रेशे से उसको मिक्स करके जो धागे बनाते हैं या कई मिश्रित धागे का यूज़ करते हैं किसी कपड़े को बनाने के लिए, तो उसका नुकसान क्या है, क्या होता है कि विभिन्न रेशों को अलग अलग करना क्या हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है ना। तो यानी आप उसका पुनर्चक्रण करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, यानी फिर पुनः उसको मतलब उसको खोल कर आप क्या करने। अभी आप देखे होंगे पहले जो स्वेटर बुना जाता था ना, तो कई कलर के अगर उसमें ऊन का प्रयोग करते थे ना, तो क्या करता था कि उसको खोलने में मतलब वो अलग अलग कलर के स्वेटर का मतलब जो मतलब क्या होते थे ऊन होते थे, उनको खोल कर क्या अलग अलग लपेटना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता था। अगर वही सिर्फ एक कलर के धागे का यूज़ किया जा रहा है या एक कलर के ऊन से कोई स्वेटर बुना हुआ है, तो उसको खोलने में आसानी होती है। तो क्या है कि मुश्किल पुनर्चक्रण मतलब क्या होता है कि फिर से उसका पुनर्चक्रण करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मिश्रित धागों का मुख्य नुकसान क्या है, मुश्किल पुनर्चक्रण। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यार्न की मजबूती का परीक्षण किसका उपयोग करके किया जाता है। यार्न की मजबूती का परीक्षण किसका उपयोग करके किया जाता है। यार्न की मजबूती का परीक्षण किसका उपयोग करके किया जाता है, तो क्या है, पहला टॉर्सन टेस्टर और दूसरा क्या है कि तन्यता परीक्षक, तीसरा ट्विस्ट टेस्टर, चौथे नंबर पर क्या है कि ट्विस्ट टेस्टर, चौथे नंबर पर है बंधक परीक्षक। तो यहाँ पर यार्न की मजबूती का परीक्षण किस पे किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तन्यता परीक्षक। क्या हो जाएगा, तन्यता परीक्षक। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि धागे में उलझे हुए रेशों की छोटी गांठों को क्या कहते हैं। छोटी गांठों को क्या कहते हैं ना। तो धागे में उलझे हुए रेशों की छोटी गांठों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है कि स्लप्स कहते हैं, नेप्स कहते हैं, स्लप्स, दूसरा नेप्स, तीसरे नंबर पर क्या है कि कोरदाब, चौथे नंबर पर क्या है ट्विस्ट। तो धागे में उलझे हुए रेशों की जो छोटी छोटी गांठें होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेप्स बोला जाता है। यार्न की समरूपता को मापा जाता है, यार्न की समरूपता को मापा जाता है ना, किससे, ट्विस्ट टेस्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि काउंट टेस्ट, तीसरा क्या है यूस्ट टेस्ट, चौथा क्या है तन्य शक्ति।
तो यहाँ पर क्या है, यार्न की समरूपता को मापा जाता है किससे, ट्विस्ट टेस्ट या काउंट टेस्ट या यूज्ड टेस्ट या तन्य शक्ति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा यूज्ड टेस्ट ना, यहाँ पर यूज्ड टेस्ट सही हो जाएगा। तो देखिए ये कल के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसके बारे में था। और आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। कल हम लोगों ने एक चीज़ें और पढ़ी हुई थी, वो क्या थी कि जो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ा था ना, यानी जो क्या यार्न काउंट का तरीका है उसमें किस मतलब कौन कौन सी इसकी विधि होती है। एक डायरेक्ट होती है, दूसरी क्या होती है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम लोगों ने 3 पढ़ा था और इनडायरेक्ट में हम लोगों ने 4 पढ़ा था। तो डायरेक्ट विधि में कौन कौन सी होती है तो इसमें देखते हैं, और किसकी कितने मतलब जो होता है कितना नंबर पे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होती है, एक में लंबाई फिक्स होती है डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, भार फिक्स होता है। तो ये इसमें क्या था, इसी दोनों में अंतर था। तो डायरेक्ट में क्या होती है कि लंबाई जो होती है इसमें लंबाई होती है वो फिक्स होती है ना, होती है। लेकिन भार की बात करेंगे तो भार फिक्स नहीं होती है। बात करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इसमें क्या होता है, फिक्स भार जो होता है यानी जो वजन होता है वो फिक्स होता है, और लंबाई जो होती है वो फिक्स नहीं होती है ना, लंबाई क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा था, 1 ग्राम डेनियर में कितना लंबा रेशा होता है, क्या हम लोगों ने देखा था, 1 ग्राम डेनियर में कितना 9000 मीटर लंबा रेशा होता है, लंबा रेशा होता है। एक टेक्स में कितना होता है, 1000। एक टेक्स की बात करेंगे तो एक टेक्स में कितने 1000 मीटर लंबे रेशे होते हैं। तो यही था, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट है ना। कौन, एक डेनियर है, दूसरा क्या है, टेक्स है। 1 ग्राम डेनियर में 9000 मीटर लंबा रेशा होता है, एक टेक्स में 1000 मीटर लंबा रेशा होता है। और उसके बाद इसमें क्या था, इसमें 4 विधि थी। एक क्या था, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश काउंट, और फ्रेंच सिस्टम जिसको क्या कहते हैं, फ्रेंच काउंट कहते हैं ना, और वर्स्टेड होता है। तो इस सारी चीज़ें क्या हैं कि इनडायरेक्ट मेथड थी ये, और ये डायरेक्ट मेथड। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ, वो देखिए कैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस विधि में 1000 मीटर लंबा धागा का मापन होता है। निम्नलिखित में से किस विधि में 1000 मीटर लंबा रेशा, 1000 मीटर लंबा धागा का मापन होता है। तो पहला क्या है, इसमें पहला क्या है, डेनियर, दूसरा टेक्स, डेनियर, दूसरा क्या है, टेक्स है, तीसरे नंबर पर क्या लिखते हैं, वर्स्टेड लिखते हैं ना, और चौथे नंबर पर क्या है कि मैट्रिक, 5वें नंबर पर क्या है, इंग्लिश काउंट। तो जिन लोगों ने कल का जो कल की क्लास देखी होगी तो उसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं ना। इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किस विधि में 1000 मीटर लंबा धागा का मापन होता है। तो पहला क्या है, डेनियर, दूसरा टेक्स, तीसरा वर्स्टेड, चौथा क्या है, मैट्रिक, और उसके बाद क्या है, इंग्लिश काउंट। तो देखिए डेनियर में कितना था, 9000 मीटर लंबा रेशा था ना, 9000 मीटर, और टेक्स में कितना था, 1000 ना, कितना, 1000, और वर्स्टेड में इसमें 560 ना, और मैट्रिक में इसमें क्या था, 1000, और इंग्लिश काउंट में कितना है, 840। और पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किस विधि में 1000 मीटर लंबा धागा का मापन किया जाता है या मापन होता है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, एक दूसरा और एक चौथा आंसर ये क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं
कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, करघा ना। करघे पर धागे को हम लोग कैसे, मतलब रेसी को कैसे, धागे को कैसे सेट करके उसके बाद क्या बनाते हैं कि कपड़ा तैयार किया जाता है। तो करघा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, करघा का पार्ट पढ़ेंगे, यानी जिसे क्या बोलते हैं, लूम बोलते हैं ना। लूम यानी क्या है, करघा। करघा तो करघे को हम लोग देखते हैं, देखिए कितना 1404 में, कब 1404 में ना, इसे क्या इसे लूम नहीं कहते थे, क्या कहते थे, लोम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 1404 में इसे लोम जाता था। 1404 में इसे लोम कहा जाता था, जिससे धागे से क्या बनाया जाता था, धागे से कपड़ा बनाया जाता था, जिससे धागे से कपड़ा बनाया जाता था। तो 1404 में लोम कहा जाता था, जिसे धागे से कपड़ा बनाया जाता था। उसके बाद 1838 में क्या आया, 1838 में क्या आया, लूम आया ना। पहले क्या था, पहले 1404 में लोम था, जिससे क्या करते थे कि धागे से कपड़ा बनाते थे। उसके बाद 1838 में क्या आया, लूम आया, और लूम से क्या बनाने जाने लगा कि करघा बनाना मतलब इससे क्या होता था कि इससे मतलब लूम से कपड़ा बनाया जाने लगा, कपड़ा। और जो जैकार्ड लूम होता है, इसका यूज़, जैकार्ड लूम का यूज़ किस लिए करते हैं, जैकार्ड लूम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विशेष कपड़ों को बनाने में किया जाता है, विशेष कपड़ों को बनाने में किया जाता है ना। जैसे कि अपहोस्ट्री, टपस्ट्री, ये सब क्या है कि इस प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, जैकार्ड लूम से ये बनाए जाते हैं ना। लूम जो है वो किस शब्द से बना हुआ है, लूम शब्द जो लूम है ये किससे बना है, तो लूम जो है वो जिलोमा, किससे, जिलोमा शब्द से बना है, शब्द से बना है ना। जिलोमा का अर्थ होता है, जिलोमा का अर्थ होता है क्या, अज्ञात मूल की जड़ से बना हुआ कपड़ा। ना तो ये क्या है, देखिए लूम के बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि करघा जो होता है, सबसे पहले लूम नहीं बोला जाता था, क्या बोला जाता था, लोम बोला जाता था। और कब, 1404 में। उसके बाद 1838 में इसे लूम कहा जाने लगा। फिर उसके बाद जैकार्ड लूम से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के विशेष कपड़े तैयार किए जाते हैं। लूम जो होता है वो किस शब्द से बना है, जिलोमा शब्द से बना है। और जिलोमा का अर्थ क्या होता है, अज्ञात मूल की जड़ से बना हुआ कपड़ा। अब बात करते हैं लूम की, तो इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। लूम के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन है, लूम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हस्तकरघा, हस्तकरघा। दूसरे नंबर पर क्या है कि पावर लूम, पावर लूम। तीसरे नंबर पर क्या है, पीठ लूम ना। तो पहला हस्तकरघा, दूसरा पावर लूम, तीसरा क्या है, पीठ लूम है। हस्तकरघा से इसे क्या बोलते हैं, इसे हैंड लूम भी बोलते हैं, हैंड लूम ना, इससे हैंड लूम बोलते हैं। हाथ का प्रयोग इसमें होता है, कपड़े को बनाने के लिए किससे, हाथ का प्रयोग करते थे हस्तकरघा में। पावर लूम की बात की जाएगी तो बिजली से चलने वाला होता है ये। पावर लूम किससे चलता है, बिजली से, बिजली से चलने वाला होता है। इसे क्या बोलते हैं, पावर लूम बोलते हैं। मतलब हमने क्या देखा, जो करघा होता है जिस पे कपड़े तैयार किए जाते हैं, यानी
धागे जो दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है ताना, दूसरा क्या होता है बाना ना। एक को क्या बोलते हैं वार्प बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं वेफ्ट बोलते हैं। जो वार्प वेफ्ट को हम लोग सेट करके एक धागा तैयार करते हैं, वो किस पे सेट किया जाता है, लूम पर सेट किया जाता है। और ये लूम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हस्तकरघा, दूसरा होता है क्या पावर लूम, तीसरा होता है पीठ लूम। हस्तकरघा को हैंड लूम बोलते हैं, पावर लूम को क्या बोलते हैं, ये किससे चलता है, ये बिजली से चलने वाला होता है। और हस्तकरघा हाथ से, इसमें हाथ का यूज़ होता है। पीठ लूम क्या होता है, ये गड्ढे में यह लूम होता है। किस में होता है, पीठ लूम गड्ढे में होता है, गड्ढे में होता है ना। तो पीठ लूम गड्ढे में होता है। लूम पर धागे जो होते हैं वो कितने तरीके से सेट किए जाते हैं, 2 तरीके से। कौन कौन से, एक ताना, दूसरा क्या होता है बाना। अब आगे देखते हैं, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, लूम पर धागे 2 तरीके से सेट किए जाते हैं। पहला क्या है ताना, यानी इसे क्या बोलते हैं वार्प। दूसरा क्या है बाना, इसे क्या बोलते हैं वेफ्ट। ताना क्या होता है, जो इस प्रकार के धागे होते हैं ना, ऐसे ऐसे सेट किए जाते हैं, इसको ताना बोलते हैं। जो इस तरीके से सेट किए जाते हैं इसे बाना बोलते हैं। आप लोग जो कपड़े आप लोगों के पास हो तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरीके से, मतलब बारीकी जो है इसी तरीके से बुनाई हुई है, ताना बाना। तो ये लूम पर धागे जो है वो 2 तरीके से सेट किए जाते हैं। एक हो गया ताना, दूसरा हो गया बाना। एक हो गया वार्प, दूसरा हो गया वेफ्ट ना। अब आगे देखते हैं लूम के पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन यहाँ से भी फंसते हैं। लूम के पार्ट, लूम के पार्ट। अब लूम के पार्ट में हम लोग देखेंगे इसमें कितने पार्ट होते हैं। एक क्या होता है ताने का बेलन, ताने का बेलन। दूसरा क्या होता है कपड़े का बेलन, कपड़े का बेलन। तीसरे नंबर पर क्या है कि हार्नेस। चौथे नंबर पर क्या है कि शटल। और 5वें नंबर पर क्या है रीढ़ या कंघी। तो ताने का बेलन और कपड़े का बेलन, हार्नेस, शटल, रीढ़ या कंघी, ये किसके पार्ट हैं, ये पार्ट किसके हैं, लूम के पार्ट हैं। ताने का बेलन, कपड़े का बेलन यानी वार्प का ना, वार्प का बेलन, और कपड़े का बेलन, हार्नेस, शटल, रीढ़ या कंघी। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि ये क्या है, ये ताने का बेलन हम बना रहे हैं। क्या है, ताने का बेलन। ताने का बेलन कैसे होता है, ऐसे ना। तो ये क्या हो गया, ये ताने का बेलन, ताने का बेलन। ये क्या हो गया, ताने का बेलन। करघे के पिछले हिस्से में ये क्या होता है, व्यवस्थित होता है। किसके, करघे के पिछले हिस्से में व्यवस्थित होता है। तो ये क्या है, ये ताने का बेलन है। देखिए क्या बन रहा है, ये करघा। करघा कैसे होता है, तो इसमें क्या है, ये ताने का बेलन है और इस पे क्या होता है कि ताना जो है वो सेट किया होता है। करघे के पिछले हिस्से में ये क्या होता है, व्यवस्थित होता है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये क्या है, ये कपड़े का बेलन है। क्या है, कपड़े का बेलन। तो ये क्या हो गया, कपड़े का बेलन हो गया ना। ताने का बेलन हो गया, ये कपड़े का बेलन हो गया। अब इस पे क्या, ये क्या हो गया, अब इसमें देखते हैं कि ताने के फॉर्म में जो सेट किया जाता है ये क्या होता है कि ऐसे ऐसे, ये जो हार्नेस होता है ना, इसी तरीके से सेट किया होता है। हार्नेस, ये क्या है, हार्नेस है, हार्नेस हो गया। उसके बाद क्या है, ये जो
पहले ये देखिए, ये क्या हो गया, ताने का बेलन ना। तो ताने का बेलन इस प्रकार से होता है और यहाँ पर एक क्या होता है, कपड़े का बेलन लगा होता है ना। और ये क्या है, ये क्या सेट किया गया है, हार्नेस सेट किया गया है ना। और इसके बीच में जगह जगह पर क्या होता है, आइज़ लगी होती है। क्या होती है, ये इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं, आइज़ बोलते हैं, आई बोलते हैं ना, इसे आई बोलते हैं। हार्नेस में ताने लगा होता है, जितने जो हार्नेस लगे हैं ना, इसमें क्या सेट किया होता है, हार्नेस में क्या सेट किया होता है, हार्नेस में ताने लगे होते हैं, लगे होते हैं। तो ताना बाना आप लोग समझ रहे होंगे ना। ये धागा है, धागा का सेट करने का एक तरीका है ना, जो मतलब क्या है, इस तरीके से धागे जो सेट किए जाते हैं लंबवत रूप में, इसे क्या बोलते हैं, इसे मतलब क्या है कि वार्प के रूप में, यानी लॉन्गिट्यूडनल रूप में जो सेट किए होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, ताना बोलते हैं। तो इसी तरीके से धागे क्या होते हैं कि सेट किए जाते हैं ना, ताने के फॉर्म में क्या होता है, ये सेट होता है। शटल की बात की जाएगी तो शटल कैसा होता है, ये देखिए, इस तरीके से क्या होता है, ये शटल लगा होता है, शटल लगा होता है ना। और क्या होता है कि इसे ताने का बेलन बोल सकते हैं या वार्प बीम बोलते हैं, वार्प बीम। तो ये ताने का बेलन हो गया, ये कपड़े का बेलन हो गया, ये हार्नेस हो गया। अब आगे हम लोगों ने क्या देखा, शटल देखा ना। अब शटल देखा, अब ये क्या है, इसे आप कपड़े का बेलन, लेकिन इसे क्या बोल सकते हैं, क्लॉथ बीम भी बोल सकते हैं, क्लॉथ बीम, इसे क्लॉथ बीम भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गई, ये जगह जगह पर ये आई हो गई। ताने को हमने क्या है, क्लॉथ बीम से जोड़ दिया है। जो ताना है इसे किससे जोड़ दिया है, कि क्लॉथ बीम से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ताने को हमने किससे जोड़ा, हमने क्लॉथ बीम से जोड़ा है। दोनों बेलन गतिशील होते हैं। ये दोनों बेलन कैसे चलते हैं ना, एक मतलब ऐसे चलते हैं। ये दोनों बेलन कैसे चलते हैं, एक ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे ना। तो दोनों बेलन क्या होते हैं कि एक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इसी तरीके से दोनों बेलन चलते हैं। तो ताने को हमने क्लॉथ बीम से जोड़ा है ना। दोनों बेलन क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, दोनों बेलन चलते हैं, दोनों बेलन गतिशील होते हैं ना। दोनों बेलन क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, जिससे क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, जिससे कपड़ा बनता है। अब बात करते हैं किसकी, हार्नेस की। तो जो हार्नेस है ना, ये क्या होता है कि इसमें कि ताने के धागों को, हार्नेस में जो ये हार्नेस लगा हुआ है, ताने के धागों में कपड़ा क्या होता है कि इस कपड़े का बेलन कपड़े के बेलन के ऊपर लगा होता है। ताने के धागों में कपड़े के बेलन के ऊपर लगा होता है। ताने के धागों में क्लॉथ बीम के ऊपर क्या होता है, लगा होता है एक कपड़ा में दो हार्नेस लगे होते हैं। एक बार इसमें क्या होगा, एक बार जितने सम वाले धागे ऊपर जाते हैं, सम वाले धागे ऊपर जाते हैं, उतने क्या होते हैं, उतने ही विषम वाले धागे नीचे आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि देखिए हार्नेस क्या है, ये हार्नेस है।
एक कपड़ा, कोई एक कपड़ा आप तैयार करेंगे, उसमें कितने हार्नेस की ज़रूरत पड़ती है? दो हार्नेस की ज़रूरत पड़ती है। ताने के धागों में कपड़े के बेलन के ऊपर क्या होता है? ये कपड़े के बेलन के ऊपर लगा हुआ होता है एक कपड़ा ना, कपड़े के बेलन के ऊपर ये क्या लगा है? ताने के धागों में हार्नेस को सेट कर दिया गया है। एक कपड़ा बनाने में 2 हार्नेस लगे होते हैं। एक कपड़ा आप तैयार करेंगे, उसमें 2 हार्नेस लगे होंगे। एक बार क्या होगा, जितने सम वाले धागे नीचे आएंगे, उसके बाद सारे विषम वाले धागे ऊपर जाएंगे। फिर इसी तरीके से ये चलता है ना। और अगर देखेंगे कि अब शटल क्या होता है, शटल में क्या होता है? शटल में बाने के धागे भरे जाते हैं। शटल में बाने के धागे भरे जाते हैं। ताने के धागे पर ये गुजरता है, यह ताने के धागे पर गुजरता है। टाइपिंग की तरह ये क्या होते हैं? आप लोग टाइपिंग देखते होंगे, टाइपिंग की तरह ये क्या होते हैं? ऊपर नीचे होते हैं। तो ये क्या हो गया पूरा? ये हम लोगों ने ताने का बेलन और उसके बाद क्या, कपड़े का बेलन, शटल देखा, हार्नेस देखा ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? रीड देखेंगे। रीड जो होता है ये शटल के बाद जो बुनाई का कपड़ा प्राप्त होता है, शटल के बाद जो बुनाई का कपड़ा प्राप्त होता है, उसे ठोक कर मरम्मत और क्या करते हैं? और व्यवस्थित करते हैं। अब इस कपड़े क्या होते हैं कि अब कपड़े बुने हुए प्राप्त होते हैं। बुने प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब ताने का बेलन और कपड़े का बेलन ना, ये ऊपर नीचे ऐसे से ऊपर नीचे होते हैं ना, जब ऐसे से ऊपर नीचे होते हैं तो कहीं कहीं ये क्या होता है? ढीला हो जाता है, कहीं कहीं ये क्या होता है? कसा हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि उसके बाद जब वो बुन लेता है तो ये क्या करते हैं? ठोक पीट कर उसे क्या करते हैं कि व्यवस्थित करते हैं ना, उसकी मरम्मत कर देते हैं कि जिससे सभी जो है अपनी अपनी जगह पर सही से सेट हो जाएं। जब भी आप स्वेटर बुनते हुए देखे होंगे तो सारे स्वेटर बनाने के बाद क्या किया जाता है? मतलब क्या कि कोई क्या होता है कि जो बुनाई होती है कोई कसी हो जाती है ना, कोई ढीली हो जाती है। तो आप देखिए स्वेटर बुना होता है, जो स्वेटर बुनते होंगे उसको देखे होंगे कि वो कहीं कहीं कसा बुना होता है, कहीं कहीं ढीला बुना होता है। तो उसको सारा मतलब बुनने के बाद उसको ऐसे जो सिलाई होती है ना, सलाई, उसको क्या करते हैं कि ऐसे ऊपर करके सारा क्या कर दिया जाता है? सेट कर दिया जाता है। उसको ऐसे से हाथ से सेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सारी चीज़ें जो हैं सही से सेट हो जाए। वरना क्या है, कहीं कहीं वो खींचा हुआ दिखेगा, कहीं कहीं वो खींचा हुआ नहीं दिखेगा, कहीं कहीं ढीला दिखेगा। और इसीलिए क्या है, सेम वही काम इसका भी है कि जब कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो इसका काम क्या है कि रीड शटल के बाद क्या करता है, बुनाई का कपड़ा जो प्राप्त होता है उस पर क्या करता है, ठोक पीट कर उसे क्या करता है, ठोक पीट कर क्या करता है, उसकी मरम्मत करता है, जिससे जो सारे जो ताने बाने बुने हुए हैं सब अपनी अपनी जगह सही से सेट हो जाएं। तो ये क्या हो गया पूरा, ये मतलब एक तरीके से जो पार्ट है इसकी क्या काम है, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि एक अगर पूछा जाए एक पिक क्या होता है, क्या पूछा जाए, एक पिक क्या होता है, तो एक पिक का तात्पर्य होता है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। एक पिक का तात्पर्य क्या होता है कि एक पिक का तात्पर्य है क्या, एक शटल का दाएं से बाएं घूमना, अर्थात एक बार की भराई क्या कहलाती है, पिक कहलाती है। तो
एक पिक का मतलब होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, एक शटल का दाएं से, यहाँ से गया ना, दाएं से बाएं घूमना, मतलब एक बार की भराई जो हुई है उसे क्या बोलते हैं, एक पिक बोलेंगे। क्या बोलते हैं, एक पिक बोलेंगे। तो इसको आप लोगों ने समझा होगा कि ताने का बेलन क्या होता है ना, वार्प बीम क्या होता है, और क्लॉथ बीम क्या होता है, हार्नेस क्या होता है, शटल क्या होता है, सारी चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आई होंगी, एक पिक का मतलब क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, बुनाई के क्रम, बुनाई का कैसे, इसका बुनाई का क्रम क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। बुनाई के क्रम यानी स्टेज ऑफ वीविंग। अब बुनाई का क्रम में क्या होता है, इसमें पहले क्या होती है, शेडिंग होती है। क्या होती है, शेडिंग। शेडिंग। दूसरे नंबर पर क्या होता है, पिकिंग। तीसरे नंबर पर क्या होता है, बेटिंग, बेटनिंग। और उसके बाद चौथे नंबर पर क्या होता है, टेकिंग, टेकिंग अप। और क्या है कि एंड लेटिंग अप ना, टेकिंग अप एंड लेटिंग अप। तो ये क्या है, इसके स्टेज से बुनाई के क्रम है। पहले क्या होता है कि शेडिंग, पिकिंग, बेटिंग, बेटनिंग, टेकिंग अप, लेटिंग अप। अब ये देखिए शेडिंग होता है ना, इसका काम क्या होता है, शेडिंग। ये पहले स्टार्ट में क्या करता है, शेडिंग जो होता है ये शटल को जाने का रास्ता बनाता है। क्या करता है कि रास्ता बनाने का काम करता है, किसके जाने का, शटल को जाने का रास्ता बनाता है। शेडिंग क्या है, शटल को जाने का रास्ता बनाता है। पिकिंग की बात की जाएगी तो गुजरना, इसमें क्या होता है, गुजरना। अब क्या गुजरता है इसमें शटल का एक छोर से दूसरे, शटल का एक छोर से दूसरे छोर तक जाना, जाना और व्यवस्थित करना, और क्या, वापस आना ना। तो शटल का एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना, यही तो हम लोगों ने समझा कि एक पिक क्या है कि एक बार दाएं से वो बाएं जाता है तो वो क्या, एक पिक अपना पूरा करता है ना, दाएं से बाएं जाना वो उसका एक पिक कहलाता है ना। तो अपना एक पिक पूरा किया, तो इसको आप समझ सकते हैं कि गुजरना, शटल को एक छोर से दूसरे छोर तक जाना, और उसके बाद फिर पुनः क्या होता है कि वहाँ से वहाँ तक जाना, फिर वहाँ पर वो अपने स्थान पर आ जाना। तो ये क्या कहलाता है, ये पिक कहलाता है। शेडिंग की बात की जाएगी तो शटल को जाने का रास्ता बनाता है। तो पहले स्टेज में क्या है, शेडिंग, पिकिंग और क्या, बेटनिंग, टेकिंग अप और एंड लेटनिंग अप ना। तो लेटिंग अप, ये क्या हो गए, 4 हो गए। और ये अब बेटनिंग का क्या काम है, इसका क्या काम है कि व्यवस्थित करना, यानी व्यवस्थित ठोक पीट कर व्यवस्थित करना। टेकिंग अप और एंड लेटनिंग अप, इसका क्या काम है, लेटिंग अप का कि क्लॉथ बीम पर कपड़ा लपेटना, क्लॉथ बीम पर कपड़ा लपेटना, क्लॉथ बीम पर कपड़ा लपेटना। यानी इसमें क्या है कि वार्प बीम को ये क्या करते हैं कि छोड़ते हैं, और उसके बाद वार्प बीम को छोड़कर क्या करते हैं, क्लॉथ बीम पर कपड़े को लपेटते हैं। तो ये हम लोगों ने समझा कि स्टेज ऑफ वीविंग क्या है, शेडिंग, पिकिंग और बेटनिंग, टेकिंग अप, लेटिंग अप ना। तो ये क्या होगा, ये इसके
करघे के पूरे क्या हो गए कि इसका सीरियल क्रम क्या है, कैसे ये चलते हैं, मतलब स्टेज ऑफ वीविंग, ये कैसे बुनाई होती है, ये है। हम लोगों ने करघे के पार्ट को पढ़ा, करघे किस शब्द से लिया गया है, लूम जो है इसके पहले कब था, कब लोम कहा जाता था, कब लूम आया, सारी चीज़ें हम लोगों ने करघे से जुड़ी हुई समझी। अच्छा, अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वस्त्र उद्योग में बुनाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? वस्त्र उद्योग में बुनाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वस्त्र उद्योग में बुनाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला क्या है, कपड़े को रंगना, कपड़े को रंगना। दूसरे नंबर पर क्या है कि रेशों को आपस में जोड़ना, रेशों को आपस में जोड़ना। तीसरे नंबर पर क्या है कि धागा को आपस में जोड़कर कपड़ा बनाना। और चौथे नंबर पर क्या है कि बुनाई में दो क्या है, कपड़े को क्या करना, खत्म करना। खत्म करना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्या है कि बुनाई में दो प्राथमिक घटक क्या हैं? बुनाई में दो प्राथमिक घटक क्या हैं? पहला ऑप्शन क्या है कि जो पहला ऑप्शन है ताना और बाना, ताना और बाना। दूसरा ऑप्शन है फाइबर और डाई। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये तीसरा है करघा और शटल, करघा और शटल। चौथा है सुई और धागा, धागा। क्वेश्चन क्या है कि किसमें बुनाई में ताने के धागे हैं? बुनाई में ताने के धागे हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि क्षैतिज रूप से बिछाए गए। दूसरा ऑप्शन क्या है, लंबवत रूप से बिछाए गए, लंबवत रूप से बिछाए गए। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि करघे में इसमें कपड़ों को रंगने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रंगने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि लास्ट क्या है, कोई नहीं। तो इसमें पूछा क्या गया है कि बुनाई में ताने के धागे हैं ना, बुनाई में ताने के धागे हैं। तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्र उद्योग में बुनाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब हम वीविंग क्यों करते हैं। देखिए पहली बात तो अगर आप इंग्लिश देख लीजिएगा, वीविंग और निटिंग दोनों का मतलब क्या होता है, बुनाई ना, दोनों का मतलब बुनाई होता है। लेकिन यहाँ पर वीविंग पूछा जा रहा है। वस्त्र उद्योग में बुनाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, कपड़ों को रंगना, रेशों को आपस में जोड़ना, धागे को आपस में जोड़कर कपड़ा बनाना, कपड़े को खत्म करना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो रेशों को आपस में जोड़ना, वो क्या था, ट्विस्ट किया जाता है ना, वो क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है।
तो और धागे को आपस में जोड़कर कपड़ा बनाना ये क्या है, ये वस्त्र उद्योग में बुनाई का उद्देश्य है कि धागे को जोड़कर आपस में कपड़ा बनाया जाए। बुनाई में दो प्राथमिक घटक हैं, क्या हैं, जिसके बगैर क्या हो सकता है कि बुनाई नहीं हो सकती। एक क्या होता है ताना, दूसरा क्या होता है बाना। एक क्या होता है वार, दूसरा क्या होता है वेफ्ट। तीसरी बात करते हैं, बुनाई में ताने के धागे हैं, तो इसमें क्या है कि ताने के धागे यानी जो लंबवत रूप से क्या होते हैं कि बिछाए गए होते हैं, वो क्या होते हैं कि मतलब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें क्या है, करघे में हैंडल्स का काम होता है। करघे में हैंडल का काम होता है ना। करघे में हैंडल का काम क्या होता है, पहला ऑप्शन है क्या, ताने के धागों को अलग करना, ताने के धागों को अलग करना। दूसरा क्या है कि कपड़े को रोल करना। पहले लिख लेते हैं कि बाने के धागों को पकड़ना। और तीसरा है कपड़ों को रोल करना। चौथा क्या है, कपड़ों को रोल करना। चौथा है कपड़े को रंगना। तो इसमें क्या हो गया कि करघे में हैंडल का काम क्या होता है कि ताने के धागे इसको अलग करना करघे में हैंडल का काम होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैकार्ड कपड़ों जैसे जटिल पैटर्न बनाने के लिए किस करघे का यूज़ किया जाता है। जैकार्ड कपड़ों को जैकार्ड क्या है, कपड़ों जैसे जटिल पैटर्न बनाने के लिए किस करघे का यूज़ किया जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या है, जैकार्ड कपड़ों जैसे जटिल पैटर्न को बनाने के लिए किस करघे का यूज़ किया जाता है। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है ना कि जो जैकार्ड कपड़े हैं इसको बनाने के लिए किस करघे का यूज़ करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, देखिए, शटल करघा, पावर करघा, पे है जैकार्ड करघा ना। तो कौन है सही, इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि जैकार्ड कपड़ों को बनाने के लिए कैसे कपड़े का यूज़ किया जाता है, जैकार्ड करघे का यूज़ किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि कपड़े के उस किनारे को क्या कहते हैं जो बुनाई के दौरान खुलने से रोकते हैं। कपड़े के उस किनारे को क्या कहते हैं, कपड़े के उस किनारे को क्या कहते हैं जो बुनाई के दौरान कपड़े के उस करघे को क्या कहते हैं जो बुनाई के दौरान क्या करते हैं, खुलने से रोकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला है क्या फ्रीज, दूसरा क्या है सेल्वेज, तीसरा ऑप्शन क्या है हेम, चौथा क्या है टक। तो कपड़े के उस किनारे को क्या कहते हैं जो जब बुनाई की जाती है ना, वीविंग की जाती है तो खुलने से रोकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या कि सेल्वेज बोलते हैं। अब ये सेल्वेज होता क्या है, तो देखिए जो सेल्वेज होता है ना, ये सेल्वेज कपड़े को
कपड़े को कसकर बुना हुआ किनारा होता है। कसकर बुना हुआ किनारा होता है। सेल्वेज कपड़े को कसकर बुना हुआ क्या होता है कि किनारा होता है, जो बुनाई के दौरान और बाद में उसे खुलने से रोकता है। जो बुनाई के दौरान और बाद में उसे खुलने से रोकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहली बात तो हम लोगों ने देखा जो जैकार्ड कपड़े होते हैं ना, वो किस पर एक विशिष्ट प्रकार के उससे कपड़े बनाए जाते हैं और उसको बनाने के लिए जैकार्ड करघे का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कपड़े के उस किनारे को क्या कहा जाता है जो बुनाई के दौरान क्या किया जाता है, खुलने से रोकते हैं। तो ये क्या है, सेल्वेज है। सेल्वेज होता क्या है, सेल्वेज कपड़े को क्या करता है, कसकर बुना हुआ किनारा होता है, जो बुनाई के दौरान क्या करते हैं, बुनाई के दौरान और बाद में उसे खुलने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, बुनाई में ताने के धागे के माध्यम से बाने के धागे को ले जाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बुनाई में ताने के धागे के माध्यम से बाने के धागे को ले जाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, शटल। दूसरा क्या हो गया, स्पिंडल। तीसरा क्या हो गया, बॉबिन। चौथा क्या हो गया, हैंडल। तो बुनाई में जब बुनाई की जाती है तो ताने के धागे यानी वार्प ना के धागे के माध्यम से बाने के धागे को ले जाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा उपकरण है, उसको क्या कहते हैं, शटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शटल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करघा चौड़ाई शब्द का अर्थ है। करघा चौड़ाई शब्द का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया कि करघा चौड़ाई शब्द का अर्थ है, पहला ऑप्शन हो गया कि उत्पादित कपड़े की चौड़ाई। कपड़े की चौड़ाई। दूसरा है ताने धागे की संख्या। ताने धागे की संख्या। तीसरे नंबर पर क्या है कि कपड़े की लंबाई, बुनाई का घनत्व। कपड़े की लंबाई। चौथा है बुनाई का घनत्व। तो करघा चौड़ाई का शब्द है, शब्द का अर्थ क्या है, उत्पादित कपड़े की चौड़ाई ना, उत्पादित कपड़े की जो कपड़ा उत्पादित हो रहा है उसकी चौड़ाई कितनी है, ये अर्थ होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं सदी में बुनाई की प्रक्रिया किस मशीन की क्रांति ला दी। 19वीं सदी में बुनाई की प्रक्रिया 19वीं सदी में बुनाई की प्रक्रिया में किस मशीन की क्रांति ला दी। तो पहला ऑप्शन क्या है, किस मशीन की क्रांति ला दी, शटल लूम। दूसरा पावर लूम। तीसरा जैकार्ड लूम। और पांचवा क्या है कि चौथा कोई नहीं।
और इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि 19वीं सदी में बुनाई की प्रक्रिया मतलब किससे की जाती है, पावर लूम से की जाती है। आगे देखते हैं, हाथ से बुनाई में पारंपरिक रूप से किस प्रकार के करघे का यूज़ किया जाता है। हाथ से बुनाई में पारंपरिक रूप से किस करघे का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कि हाथ से बुनाई में पारंपरिक रूप से किस करघे का यूज़ किया जाता है ना। पावर लूम, शटल लूम, पहला क्या है पावर लूम, दूसरा शटल लूम, तीसरे नंबर पर क्या है कि बैक स्ट्रिप लूम, बैक स्ट्रिप लूम, चौथे नंबर पर क्या है कि वाटर जेट लूम, वाटर जेट लूम। तो हाथ से बुनाई के लिए कौन सा इसके लिए होता है कि बैक स्ट्रिप लूम होता है। अब ये देखते हैं इसके बारे में, ये क्या है, एक हस्त बुनाई उपकरण है। ये क्या है, ये एक हस्त बुनाई, कैसा हस्त बुनाई उपकरण है जिसमें बुनकर यानी जो बुनने वाला होता है ना वो, जिसमें बुनकर अपने शरीर का उपयोग करके ताने के धागों को खींचते हैं, का उपयोग करके ताने के धागों को खींचते हैं। बुनकर अपने शरीर का उपयोग करके ताने के धागों को खींचते हैं, जिससे क्या होता है जटिल डिज़ाइन तैयार होती है, जिससे जटिल डिज़ाइन तैयार होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हाथ से बुनाई जो पारंपरिक रूप से की जाती थी वो किस करघे से, मतलब किस प्रकार के लूम से, तो बैक स्ट्रिप लूम। ये कैसा लूम है, इसमें क्या होता है, ये एक हस्त बुनाई उपकरण है जिसमें जो बुनकर जो बुनने वाला होता है ना, जिसमें बुनकर अपने शरीर का उपयोग करके ताने के धागों को क्या करते हैं, खींचते हैं, जिससे एक प्रकार की जटिल डिजाइन तैयार होती है। आगे देखते हैं, बाने के धागों को बाने के धागों को डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बाने के धागों को डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि पिकिंग, स्लेइंग, बीटिंग, शेडिंग। पिकिंग, स्लेइंग, बीटिंग और क्या है कि शेडिंग। तो इसमें पूछा क्या गया है, बाने के धागों को डालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुनाई के दौरान ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए सही ताना धागे का करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बुनाई के दौरान ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए बुनाई के दौरान ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए सही ताने धागों का
धागों को क्या है कि चढ़ाने की मतलब चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या हो गया इसमें, स्लेइंग, शेडिंग, बीटिंग, वीविंग। स्लेइंग, शेडिंग, बीटिंग, वीविंग। तो देखिए इसमें बुनाई के दौरान इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें क्या हो जाएगा, शेडिंग। तो ये जो है आपके कुछ क्वेश्चन, ये पूरा जो बुनाई की प्रक्रिया जो हम लोगों ने बुनाई के बारे में पढ़ा, ये इसके मतलब करघे से जुड़े हुए क्वेश्चन थे यहाँ पर। और जो इसके पहले हम लोगों ने किया था वो किससे, जो मतलब जो किसके यार्न से जुड़े हुए क्वेश्चन थे ना। तो ये आप लोगों का यार्न जो है कितने प्रकार के होते हैं ये कंप्लीट हुआ। और हम लोगों ने करघे के पार्ट पढ़े, कैसे करघे का होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ताने का बेलन होता है, कपड़े का बेलन होता है ना, ताने का बेलन, कपड़े का बेलन, और क्या होता है कि हार्नेस, शटल और रीड या कंघी ना। कंघी का जो शटल का क्या काम होता है, ताने के बेलन का क्या काम होता है, एक पिक किसको कहते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि मतलब जो इसकी बुनाई का क्रम कैसे होता है ना, शेडिंग, पिकिंग, वेटनिंग और टेकिंग अप एंड लेटिंग अप। तो ये क्या है, ये इसका बुनाई का एक क्रम है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने ये करघे का पार्ट जो है हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।